हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डायरेक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, जो लगभग 120 से ज़्यादा हैं। तो हम लोग चालू करते हैं पहला चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इसमें हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेस्पायरेशन जो इंसेक्ट में बोला गया है, रेस्पायरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट। इंसेक्ट में रेस्पायरेशन को हम डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली बात तो देख लेते हैं, इंसेक्ट में जो रेस्पायरेशन होता है किससे होता है, ट्रेकिया से होता है एंड ट्रेकियोल से होता है, ट्रेकिया एंड ट्रेकियोल्स से होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो है सेल का एक्सचेंज ऑक्सीजन CO2 का जो एक्सचेंज होता है एयर से डायरेक्टली करता है अपने ट्यूब के जरिए से, इस वजह से बोलते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। तो हमको गलत एंट्री देखना है, यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रॉन्ग क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन के रिस्पेक्टेड रॉन्ग क्या दिया गया है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, एयर को वार्म करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो यहाँ पे बोला है एक्सचेंज ऑफ गैसेज करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है, क्लीन अप ऑफ एयर करता है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे तो सारे सही लग रहे हैं। यहाँ पे अगर बोलेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोल दे या डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बोल दे, तो ये इसकी रॉन्ग एंट्री। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है, क्लीन अप ऑफ एयर है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। ठीक है, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो मेनली जो होता है, यहाँ पे एक्सचेंज तो सही है, वैसे यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो यहाँ पे होना चाहिए था, अगर यहाँ पे ब्रीदिंग अगर बोल दे तो सही गलत हो जाएगा, है ना, या डिफ्यूजन बोल दे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे हैं तो सारे सही, लेकिन ऑप्शन जो एनसीईआरटी ने इसको सी बोला है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है आंसर में, ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग नहीं डिफ्यूजन है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज नहीं होता, ये दूसरी PDF में दिया गया एनसीईआरटी में। तो हम लोग वैसे तो बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो एक्सचेंज ऑफ गैस भी करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर को वार्म अप भी करता है, ह्यूमिडिफाई भी करता है, क्लीन करता है। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर बोल दें जो एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज होता है, ये जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी एक्सचेंजिंग का पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर A, B एंड जो D है, ये जो पार्ट हैं कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम का फंक्शन है। शायद यहाँ पे बोलना चाह रहा होगा कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो कंडक्टिंग सिस्टम शायद जो है क्या कहते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम के संबंध में जो होगा वो सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसमें सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ए पर्सन सफ़र फ्रॉम पंक्चर्ड इन हिज चेस्ट। एक पर्सन जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसमें उसके लंग्स में किसी भी तरीके का डैमेज नहीं है, लेकिन उसकी जो चेस्ट कैविटी में जो पंक्चर हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी चेस्ट कैविटी में पंक्चर हो गया है, तो क्या ब्रीदिंग रेट अफेक्टेड होगी, नहीं होगी। उसकी ब्रीदिंग रेट क्या फास्ट हो जाएगी, नहीं होगी। उसमें मेन कारण क्या हो सकता, कोई एक्सचेंज, नो एक्सचेंज रेस्पिरेशन, ये तो होता है, गलत है। अब उसमें क्या होगा, ब्रीदिंग सीज हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। तो अगर कोई पर्सन जो है एक्सीडेंट में उसके लंग्स को कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी चेस्ट कैविटी में पंक्चर हो गया है, तो उसकी ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होगी, सीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों सीज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो इफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो पंक्चर इन चेस्ट अफेक्ट दिस प्रेशर ग्रेडियंट, तो क्या कर सकता है, अब प्रेशर जो ग्रेडियंट होगा वो अफेक्टेड होगा, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट अफेक्टेड, प्रेशर ग्रेडियंट अफेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इट इज़ नो दैट एक्सपोजर टू CO2, एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल। क्यों हार्मफुल होता है, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन जो मिलता है क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है, इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो कितने गुना ज़्यादा है, इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो 200 से 250 टाइम्स से ज़्यादा होती है, टाइम्स मोर देन O2, ऑक्सीजन से 200 से 250 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये करेगा क्या, जब बाइंडिंग कर लेगा तो कर क्या सकता है कि ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को घटा देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के रिस्पेक्टेड हमको क्या करना है, सही स्टेटमेंट देखना है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में अगर देखा जाए, इंस्पिरेशन कैसी प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस नहीं होती, इंस्पिरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस होती, जहाँ पर एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होता है, तो आंसर हमारा B होगा। मतलब इंस्पिरेशन में एनर्जी का खर्चा होता है, एक्सपायरेशन में एनर्जी का खर्चा नहीं होता, तो इसका आंसर B हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन जो है ब्रीद करता है कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर को बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन,
फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में, आफ्टर हैविंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्स एक्सपायरेशन के बाद में फोर्स इंस्पायरेशन किया है, उसके द्वारा कुछ एयर जो है वैल्यूम का इंटेक कर लिया। अब ये क्वांटिटी एयर की क्या हो सकती है, ये जो एयर की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, तो यहाँ से क्या होगा, फोर्सफुल किया है, फोर्सफुल किया है तो IRV होगा, ठीक है, IRV होगा। और एक्सपायर भी किया है तो क्या हुआ, ERV हो जाएगा। और नॉर्मल क्या करता है, TV करता है। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नीट में देने के चांस हैं इस बार, नीट 2026 में ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो एक पर्सन जो है कुछ वैल्यूम ऑफ एयर को फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा एक्वायर करता है आफ्टर हैविंग अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। उसने फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर दिया है, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी एयर है वो ली जाएगी, वो कौन हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पे इसकी अगर लैंग्वेज लिखी जाए तो क्या होगी वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन can breathe in after forceful expiration, after forced expiration, तो इसको क्या बोला जाता है कि वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे बोला है किसने क्या किया है, पर्सन कैन ब्रीथ मतलब इंस्पायर कर चुका है, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो है कितना वो पर्सन ब्रीथ करता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में वो कितना वैल्यूम वो ब्रीथ करता है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसकी वाइटल कैपेसिटी। ये NCERT की एज इट इज लाइन है, तो इसका आंसर C हो गया। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तलाश करनी है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग के रिस्पेक्टेड। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है, ये कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। एक तो क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है। दूसरा लो H+ आयन होगा, ठीक है। अगला लो pH होगा, लो pH होता है। अगला क्या होता है, एक नया नाम है जिसका नाम है लो डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, है ना। तो डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का भी अमाउंट कम होगा, डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे हाइयर जो PO2 होगा, PO2 क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए, और हाई O2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइयर O2 होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोला, लोअर pH नहीं। तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, एक तो यहाँ से हाइयर PO2 जो है, हाइयर PO2 इफेक्ट नहीं करेगा। हाइयर PO2 जो होगा वो तो सही बात है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, D चला जाएगा, ठीक है। D क्या होगा, हाइयर PO2 इसको इफेक्ट नहीं करता है, इनकरेक्ट रिस्पेक्ट टू कंटेक्स्ट ऑफ O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, ठीक। हाइयर pH, लोअर टेम्परेचर, लोअर PCO2, है ना, ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर चला जाएगा वो फर्स्ट चला जाएगा, क्योंकि pH क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंटेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट हो जाएगा, हाइयर pH क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। केवल हाइयर O2 होना, हाइयर क्या होना चाहिए, PO2 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, लो होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिस्पेक्टेड में हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो ईच टर्मिनल ब्रोंकियल गिव राइज टू द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, सही बात है। एल्वेलाई जो होती है हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, सही है। लंग्स जो होते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं, ठीक है, ये भी सही बात है। अब जो प्रिकलर जो फ्लूइड होता है, प्रिकलर फ्लूइड, अब यहाँ पे क्या बोला, जो प्रिकलर जो फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन, प्रिकलर फ्लूइड कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रिकलर फ्लूइड नहीं होगा, प्रिकलर कोई फ्लूइड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या चला गया, D चला गया। अगला क्या, इम्फाइसीमा के समय, जो इम्फाइसीमा के एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, ये हाई कब होता है, सिगरेट स्मोकिंग में। ऐसे केसेज में क्या होता है कि उसकी जो एल्वियोलर वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। ऐसे केसेज में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी फील होती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस है जो तुम्हारी कुछ स्पेशलाइज सेंटर होते हैं ब्रेन में पाए जाते हैं, उनसे कंट्रोल होती है। अब ये सेंटर क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ड्यूरेशन को कम करने का काम करते हैं। तो वो कौन से सेंटर होते हैं, उन सेंटर का नाम है हमारे पास में क्या आ जाएगा, उस सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सी सेंटर। न्यूमोटैक्सी सेंटर अगर देखा जाए तो कहाँ पर पाया जाता है, न्यूमोटैक्सी सेंटर पॉन्स रीजन में पाया जाता है। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं।
रिदम सेंटर बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? मेडुला में पाया जाता है, ठीक है। और जो कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं, ये कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ पाए जाते हैं? कीमो सेंसिटिव एरिया जो हैं ये अराउंड द RRC, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं? अराउंड द रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर के पास में पाए जाते हैं। और ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? तो क्या करते हैं? सेंसिटिव टू H+ आयन एंड CO2, ठीक है। इनका कोई जो है CO2 के और यानी ऑक्सीजन के रेगुलेशन में इनका कोई भी रोल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। तो रेस्पायरेटरी प्रोसेस है जो रेगुलेट की जाती है, यानी कि बोलना चाह रहा है जो रेस्पायरेटरी रिदम है इसको कौन रेगुलेट करेगा, इसकी ड्यूरेशन को घटाने का काम कौन करता है? वो करता है हमारा नीमोटैक्सी सेंटर। नीमोटैक्सी सेंटर जो है ये क्या करेगा? इंस्पायरेटरी रिदम सेंटर की उसकी इंस्पायरेटरी जो ड्यूरेशन है उसको कम करता है। अगला क्वेश्चन, CO2 जो है क्या करता है? CO2 जो है डिफ्यूज होता है, CO2 डिसोसिएट होता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन से, यानी कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो होती है जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलती तब बनाती कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 कब टूटेगी? CO2 कब टूटता है? जब क्या होगा? CO2 कब टूटेगा? जब क्या होगा? PO2 ज़्यादा हो और PCO2 कम हो। तो आंसर इसका बी चला जाएगा। अब क्या कहते हैं? ब्रीदिंग मोमेंट। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसा आने के चांस हैं इस बार। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये नीट में आने की संभावनाएँ हैं। नीट 2026 में आने की संभावनाएं हो सकती हैं इस बार। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? ब्रीदिंग मोमेंट जो है इसके एयर के वॉल्यूम को कौन एस्टिमेट करता है? वो करता है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर जो होता है वो क्या करेगा? ब्रीदिंग के रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप क्या करता है? इंटरनल साउंड को मेजर करता है, इंटरनल साउंड, ये इंटरनल साउंड को मेजर करने का काम करता है, ठीक है। और स्पायरोमीटर तो हो ही गया, ठीक। स्फेग्नोमेरोमीटर क्या होता है? ये जो है BP मशीन होती है, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर मशीन, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा? BP को मेजर करेगा, मेजर BP। स्फेग्नोमीटर मैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अब जो हाइग्रोमीटर होता है ये एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। क्या करता है? मेजर। हाइग्रोमीटर क्या है? मेजर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। और स्पायरोमीटर जो है ये एयर के वॉल्यूम के मेजर करता है। अगला क्वेश्चन, विच आर फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी? रेस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को मिला के हमको देखना है। ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो, जिससे यहाँ से क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आना है, यहाँ से क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आना है इस बार, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम के साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम मिला दिया जाएगा तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगा? नहीं, टाइडल वॉल्यूम के साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं मिलाते हैं, इसके साथ में हम क्या मिलाते हैं? इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम अगर मिलाते हैं तब बनता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो पहला तो गलत है। वाइटल कैपेसिटी में सारे वैल्यू मिला दिए जाएँ, वाइटल कैपेसिटी में सारे वैल्यू मिला दिए जाएँ एक्सेप्ट द रेजिडुअल वैल्यूम, तो सही होगा। TV है, IRV है, ERV है, तब तो सही बात है। अब क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यूम। रेजिडुअल वैल्यूम क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यूम क्या है? वाइटल कैपेसिटी में से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिला दें। वाइटल कैपेसिटी के पास जो है होता ही नहीं है, तो अगर यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं रेजिडुअल जो वैल्यूम होगा वो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि रेजिडुअल वैल्यूम RV = में क्या बनेगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी, है ना, टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस का वाइटल कैपेसिटी, ये हम बोल सकते हैं। TLC माइनस VC जो होता है ये हमारा RV देता है, जो कि ये हमारा क्या निकल गया? गलत निकल गया। टाइडल वैल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से, देखो टाइडल वैल्यूम था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से अगर हम IRV अगर माइनस कर देते हैं तो TV आ जाता है, ये सही बात है। तो हमारा क्या है? इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट, तो इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट, तो ऑप्शन क्या चला गया? B ऑप्शन चला गया। ये गुड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व है ये राइट साइड कब शिफ्ट होगा? राइट साइड यानी क्या हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। इस कंडीशन में क्या होगा हमारा? कब शिफ्ट होगा? राइट साइड बोला है तो क्या होना चाहिए? हाई PO2 होना चाहिए, लो PCO2 होना चाहिए, लो H+ आयन होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लो होनी चाहिए, तो यही देख लेना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? हाई PO2 दिया गया, तो इसका आंसर क्या चला गया? B चला गया, है ना। तो इसका सॉरी नहीं कहना क्या चल, राइट साइड बोला ना, राइट साइड, ये तो लेफ्ट साइड का था,
ये जो है लेफ्ट साइड का है। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। राइट साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाई PCO2 होना चाहिए। PCO2 ज़्यादा होगा तो टूटने लगेगा, है ना, तो टूटने लगेगा तो पहला हो जाएगा। और ये कहाँ पर होगा, राइट साइड कहाँ पर होगा, टिश्यू में होगा, टिश्यू लेवल में होगा। और ये कहाँ पर होगा, एट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ये कहाँ होगा, एल्वियोलाई में होगा, लेफ्ट साइड। ये कहाँ है, लेफ्ट साइड एल्वियोलाई में होगा, और राइट साइड जो है वो टिश्यू में होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमको, अगला क्वेश्चन दिया गया है एनिमल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है मोस्ट क्यूटिकल होता है। इंसेक्टा में कौन होता है, इंसेक्टा में ट्रेकिया होता है, ट्रेकियल सिस्टम होता है। फिश में, बर्ड में कौन होते हैं, लंग्स होते हैं। फिशेज में गिल्स पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी चलेंगे। अब देखते हैं टाइडल वैल्यूम। टाइडल वैल्यूम होता क्या है, टाइडल वैल्यूम क्या है, द वैल्यूम ऑफ एयर, वैल्यूम ऑफ एयर दैट, वैल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर, वैल्यूम ऑफ एयर, वैल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर, नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर नॉर्मली। जो नॉर्मल है, जो हम सांस लेते हैं वो होती है टाइडल वैल्यूम। कितनी होती है, ये 500 ml होती है, ठीक है। और रेजिडुअल वैल्यूम क्या है, आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन द रिमेनिंग एयर जो होती है वो कितनी होती है, रेजिडुअल वैल्यूम कहलाती है। तो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर इन लंग्स, रिमेनिंग एयर इन लंग्स, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यूम। रेजिडुअल वैल्यूम कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है रेजिडुअल वैल्यूम। अस्थमा क्या है, अस्थमा एक जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, ये क्या है, ये एलर्जिक रिएक्शन होती है। अस्थमा क्या है, एलर्जिक रिएक्शन होती है। इसमें जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ये होता हमारा, ये क्या होता है, अस्थमा होता है। अस्थमा क्या है, इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, वीजिंग एंड कफिंग होती है इसमें, ब्रीदिंग में, है ना, ठीक है। एक फ्लूइड फिल्ड डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लूरा, उसका नाम है प्लूरा है, ठीक है। अब इट नेम इट एंड मेंशन इट फंक्शन, इसका काम, इसका फंक्शन क्या होता है, रिड्यूस, इसका क्या होता है, रिड्यूस सरफेस टेंशन, रिड्यूस सरफेस टेंशन करती है, ठीक है। और क्या कर सकती है, रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, ठीक है। ये इनके काम होते हैं। और क्या काम हो सकता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, और ये हमारी जो है थोरेसिक लाइनिंग बनाती है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करती है, थोरेसिक लाइनिंग भी बनाती है एक तरीके से, ठीक। तो इसका प्लूरल का काम क्या हो गया, रिड्यूस सरफेस टेंशन एंड फ्रिक्शन हो गया। अब इंपॉर्टेंट बोला था, नेम द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज। हमारी बॉडी में जो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज की, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। अगर एल्वियोलाई ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या बोल सकता है, वैस्कुलराइज्ड बैग बोल सकता है, वैस्कुलराइज्ड बैग, ये वैस्कुलराइज्ड बैग बोल देगा एल्वियोलाई को, प्राइमरी साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज जो है। सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि एम्फाइसीमा में क्या होता है, ये जो है क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, ये जो है कैसा है, एम्फाइसीमा जो है क्रोनिक डिसऑर्डर है, ये क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो लंग्स की सरफेस होती हैं वो क्या होगा, घट जाती, तो बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगी, घट जाती इसमें, ठीक है। अब क्या बोला, वाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लगभग कितनी ml सप्लाई करती है, 5 ml O2, 5 ml O2 सप्लाई करती। अगर यही 100 ml अगर डी ऑक्सीजनेटेड बोल देता, यही अगर बोल देता 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कितना CO2 को सप्लाई करता है, 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 डिलीवर, CO2 कितना डिलीवर करेगा, तो करता है वो 4 ml करता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कितना करेगा, 5 ml करेगा टिश्यू को। अब क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, मेजर परसेंटेज जो 97% ऑक्सीजन का वो RBC के थ्रू होता है ब्लड में, और बाकी बचा हुआ जो परसेंटेज 3% है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व प्लाज्मा, डिजॉल्व प्लाज्मा के जरिए से, ठीक है, डिजॉल्व प्लाज्मा के जरिए से होता है। अब इसमें क्या बोला गया, इनको अरेंज करना है इनके वैल्यूम को असेंडिंग ऑर्डर में। तो टाइटल वैल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। रेजिडुअल वैल्यूम कितना होता है, रेजिडुअल वैल्यूम ये हमारा 1100 से 1200 होता है। रेजिडुअल वैल्यूम कितना होगा,
1100 ml से 1200 ml हो जाता है, ठीक है। और IRV कितना होता है, 2500 ml से 3000 ml होता है, ठीक है, 3000 ml होता है। एक्सपायरिटी जो कैपेसिटी होती है, एक्सपायरिटी कैपेसिटी कितनी होती है, एक्सपायरिटी कैपेसिटी में कौन कौन आते हैं, टाइडल वॉल्यूम आता है और प्लस में ERV आता है। टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 है। ERV कितना है, 1000 से 1100 ml होता है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 1500 से 1600 ml, 1500 से 1600 ml आ जाएगा। हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम होगा, तो इसको ऑर्डर अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आ जाए, A होगा। A के बाद में कौन आ गया, A के बाद में B आ जाएगा। B के बाद में क्या आ जाएगा, ये हमारा 1500 से 1600 D, और D से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन हो गया, C हो गया। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस हो सकते हैं इस बार, क्योंकि ऑर्डर के फॉर्मेट में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब क्या मिसिंग टर्म, तो जो इंस्पायरिटी कैपेसिटी है ये हमको IRV दिया, इसमें हम क्या जोड़ दें कि इंस्पायरिटी कैपेसिटी बन जाए। तो इसमें हम टाइडल वॉल्यूम अगर जोड़ देते हैं तो इंस्पायरिटी कैपेसिटी बनता है। अगर ERV में हम TV जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, तो हमारा बच जाता है एक्सपायरिटी कैपेसिटी। एक्सपायरिटी कैपेसिटी बन जाती है, ठीक है। एक्सपायरिटी कैपेसिटी बन जाएगी मतलब EC बन जाती है, ठीक है। और फंक्शनल जो रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो ERV के साथ में हम क्या जोड़ दें, ERV के साथ में हम रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दें तो फंक्शनल कैपेसिटी बन जाती है। अब ERV कितनी है, 1000 से 1100 ml है, ठीक है। और RV कितना है, 1100 से 1200 ml है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ कितना बन जाएगा, तो बनेगा 2100 ml से 2300 ml। ये होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब बात करते हैं फ्लैट वर्म में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। फ्लैट वर्म जो होती है हमारी जो प्लेटी हेलमिन्थी होती है, इनमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो क्या है, बॉडी सरफेस है। इनमें बॉडी सरफेस है फ्लैट वर्म में, ठीक है। बर्ड में जो है, बर्ड में किससे होता है, लंग्स से होता है। फ्रॉग में किससे होता है, लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन, लंग्स से होता है एंड मॉइस्ट स्किन यानी क्यूटेनियस होता है, ठीक है। कॉकरोच में किससे होता है, ट्रेकियल ट्यूब्स से होता है। कॉकरोच में ट्रेकियल ट्यूब्स से रिस्पायरेशन होता है, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया, नेम द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन जो हैं जो इसमें जो है प्रेशर इन्वॉल्वमेंट में हेल्प करते हैं। तो पहला क्या होता है, तो यहाँ पे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए पहला लिखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है कौन हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा थिकनेस बढ़ाते हैं, ठीक। तो जो पहला कौन हो सकता है, यहाँ पर डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम हेल्प करता है प्रेशर ग्रेडियंट में। और कौन हेल्प करता है, इस एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, ठीक है। ये जो है रिस्पायरेशन में एक तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट हेल्प करती हैं, ठीक। ये हमारी प्रेशर ग्रेडियंट को बनाती नॉर्मल रिस्पायरेशन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। तो इसके क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट एक्सिबिट फाइगोसाइटिक एक्टिविटी। तो कौन सी सेल हैं जो फाइगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं शो करती। तो मोनोसाइट करती, न्यूट्रोफिल करती, माइक्रोफेज करती, लेकिन बेसोफिल नहीं करती। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। बेसोफिल जो होती हैं अगर इनका परसेंटेज अगर देखा जाए तो बेसोफिल होती है कितने परसेंट में, 0.5 से 1% तक होती हैं। न्यूट्रोफिल जो होती हैं 60 से 65% पाई जाती है। मोनोसाइट जो होती हैं ये 6 से 8% होती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू। अगर कोई डेंगू फीवर से सफ़र कर रहा है तो उनमें कॉमन चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि उसमें जो प्लेटलेट्स काउंट होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल। ईच कार्डियक साइकिल के दौरान में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो क्या कहते हैं कि जो हमारी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल होती है उसके द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार दे सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। मतलब हर कार्डियक साइकिल के दौरान में राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जितना वॉल्यूम ब्लड का पंप किया जाता है वो दोनों वेंट्रिकल से क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कार्डियक एक्टिविटी जो है इसको हम मॉडरेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सही है। तो इसके बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो कौन सही हो सकता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो क्या कहता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को स्टिमुलेट कर देता है, यानी बढ़ा देता है। अब पैरासिम्पैथेटिक बता दें स्टिमुलेट करता नहीं करता, तो आंसर हमारा तो बी ही चला जाएगा, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट रेट को घटाता है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है, नहीं, दोनों को क्या करेगा, घटा देगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, हार्ट रेट को घटा देता है, घटाता नहीं है, बढ़ा देता है, तब सही हो जाता। तो आंसर हमारा बी चला गया, मतलब सिंपैथेटिक हमारे सारी सिक्रीशन को बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक घटाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग विच इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कौन सा सब्सटेंस जो है वो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए एक तो होता है कैल्शियम आयन होता है, दूसरा प्लेटलेट फैक्टर होती हैं, ये दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ईसीजी में हमको क्या पता चलता है, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेस देखने को मिलती हैं। अब ईसीजी जो है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के पास में अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सी वेव जो होती है वो नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पी वेव की बात करूँ तो पी वेव क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, तो हमारा जो है ये पी वेव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, ठीक है। अब यहाँ से जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये हमारा क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बतलाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बतलाता है हमारा क्या, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और रीपोलराइजेशन ऑफ जो वेंट्रिकल है ये कौन बताता है, टी वेव बताता है, ठीक है, टी वेव बताता है। रीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया के लिए कोई भी लेटर नहीं है, रीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया के लिए कोई भी लेटर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा क्वेश्चन देने की संभावनाएं हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेल लैक्स न्यूक्लियस, इसमें से किस टाइप की सेल में ह्यूमन में न्यूक्लियस नहीं होती है। तो आरबीसी हो गए। प्लांट में अगर बोला जाएगा इन प्लांट, तो प्लांट में कौन होती हैं, सीव ट्यूब्स सेल, सीव ट्यूब्स सेल, सीव ट्यूब्स जो सेल होती हैं वो प्लांट में, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ह्यूमन में आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। विच आर द फॉलोइंग इज अ ब्लड सेल इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कौन सी ब्लड सेल जो है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन में कौन सी हेल्प करती हैं, बी लिम्फोसाइट करती हैं, टी लिम्फोसाइट नहीं करती, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्डियक इंपल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल, हमको वेंट्रिकल तक लेके चलना है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, एसए नोड से हमारा चलता है, तो एसए नोड से एबी नोड, एसए नोड से एबी नोड, परकिंजे फाइबर गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। फिर एबी नोड से क्या चलता है, एबी बंडल चलता है, ये परकिंजे फाइबर गलत। फिर एबी बंडल से परकिंजे फाइबर चलता है, तो आंसर क्या चला गया, सी, ठीक है। द सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती हैं, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हमारी बेसोफिल सेल इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक। तो बेसोफिल सेल जो होती हैं ये इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होती हैं। न्यूट्रोफिल क्या है, फैगोसिटिक है। यूसनोफिल ये हमारी कैसी होती है, फैगोसिटिक होती हैं, फैगोसिटिक होती हैं। यूसनोफिल जो होती हैं ये एलर्जी के लिए हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन में हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट क्या होती हैं, ये इम्यूनिटी देती हैं, यानी एंटीबॉडी प्रोडक्शन बोल सकते हैं, ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये एंटीबॉडी बनाती है। बेसोफिल क्या हो गई, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहा, सेकेंड जो साउंड होती है डब, वो किसकी क्लोज होने से होता है, वो होती है सेमीलूनर के क्लोज होने से। और जो फर्स्ट साउंड होती है लब, वो जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन जो है करेक्ट एक्सप्लेन करेगा कार्डियक साइकिल के इवेंट के बारे में, जो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को नहीं बतलाता, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बतलाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा। तो एस और टी के बीच का जो होता है अट्रियल सिस्टोल होता नहीं। पी वेव जो होता है ये बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ये होता हमारा अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये कौन होता है, अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बतलाता है पी वेव। इसका आंसर ए बी हो गया। अगला क्वेश्चन हमको इनकरेक्ट देखना है, क्वेश्चन नंबर 13 हमको इनकरेक्ट देखना। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पास एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होंगी उसके प्लाज्मा में, बिल्कुल सही बात। वो ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसके लिए क्या होगा, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एक पर्सन बी ब्लड ग्रुप का है, वो डोनेट नहीं कर सकता ब्लड अपने पर्सन किसी पर्सन ए को, सही बात है। क्यों, क्योंकि पर्सन ए के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, तो क्लॉटिंग हो सकता है। ब्लड ग्रुप होता है डिजाइन होता ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं होता, किसके बेसिस पे होता है, एंटीजन, ठीक। तो किसके बेसिस पे इसको क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं एंटीजन। एंटीजन कहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा में नहीं, सरफेस ऑफ आरबीसी,
सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन का प्रेजेंट है नहीं, उसके हिसाब से ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हम गलत हो गया। एक पर्सन ए बी है जो क्या है, यूनिवर्सिटी रेसिपिएंट होता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि ए बी के पास में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन क्या है? वाट वुड बी द कार्डिक आउटपुट ऑफ अ पर्सन ब्रीथिंग 72 बीट्स पर मिनट। एक इंसान जो है 72 बीट्स पर मिनट जो है वो बीट्स करता है, तो हमको कार्डिक आउटपुट चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम दिया गया, तो फार्मूला क्या है? कार्डियक आउटपुट बराबर हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वैल्यूम। हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वैल्यूम। हार्ट बीट 72 मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक वैल्यूम 50, कितना हुआ? 0। 5 दूनी 10, 7 5 35 1 36, तो कितना आ जाएगा? 3600 ml आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या चला गया? बी ऑप्शन चला गया। सिंपल, भी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3600 आ जाएगा। 50 ml दिया गया है। ठीक है, तो 500 ml या क्या कह सकते हैं 5 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से 50 ml दिया गया है। तो हमसे बोला क्या है? एक पर्सन का बोला है, पर्सन का बोला है। स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml दिया गया है, तो कार्डिक आउटपुट कितना हो जाएगा? 3600 ml हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? मैचिंग दिया गया है। ठीक है, मैचिंग है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि टिश्यू फ्लूइड को सर्कुलेटरी सिस्टम में ले जाने का काम करता है। तो ए का क्या हो गया? थर्ड हो गया। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करती है? पल्मोनरी वेन जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो बी का फर्स्ट हो गया। थ्रोम्बोसाइट क्या होती हैं? कोगुलेशन में हेल्प करती हैं, तो सी का चौथा हो गया। लिम्फोसाइट क्या करती हैं? इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, तो डी का दूसरा हो गया। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 हमारा आंसर क्या निकल गया? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं इस बार। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? हमको करेक्ट देखना है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या दिया है? आर्टरिया जो है रिसीव करती है ब्लड सारे पार्ट्स बॉडी के जो कि सब्सिक्वेंटली वेंट्रिकल के द्वारा आते हैं। सही है स्टेटमेंट हमारा। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट किया जाता है साइनोट्रियल नोड में, जो कि पास किया जाता है आर्टरिया से वेंट्रिकल, ये भी सही है। ठीक, तो क्या कहते हैं? एक्शन मेंशन स्टेटमेंट 1 और 2 आर सिंक्रोनस। दोनों क्या हैं? सिंक्रोनस हैं। ठीक, तो मतलब क्या कहता है? सुपीरियर वेना केवल क्या करती है? वीनस ब्लड को रिसीव करती है राइट एट्रिया में, फिर लेफ्ट एट्रिया में लेफ्ट एट्रिया से चला जाता है लंग्स के जरिए से, फिर वेंट्रिकल में पहुंचता है। अब फिर क्या होती है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो दोनों क्या सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हैं। जैसे ही एट्रिया ने सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव किया और उसने वेंट्रिकल में भेजा, उसी समय क्या हुआ? से नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर वेंट्रिकल से आगे चलता जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो दोनों कैसे हैं? सिंक्रोनाइज्ड मैनर में है। ऑप्शन हमारा डी चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द ब्लड कंपोनेंट विच आर विस्कस एंड स्ट्रोक कलर फ्लूइड। विस्कस और स्ट्रोक कलर फ्लूइड कौन होता है? हमारा कौन है? प्लाज्मा। तो उसका नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा है। अब इसके पास में प्रोटीन पाई जाती हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। इसके पास में प्लाज्मा प्रोटीन होंगी। वो प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती हैं? 6 से 8% होती हैं। मेजर कौन कौन है? मेजर प्रोटीन कौन है? एक होता है एल्बुमिन, एक होता है एल्बुमिन होता है, एक होता है फाइब्रिनोजन होता है, एक कौन होता है यहाँ पे? ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन होती है। 3 जो है मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक, ग्लोबुलिन का काम है इम्यूनिटी में, डिफेंस मैकेनिज्म में, एल्बुमिन का काम आस्मा रेगुलेशन में, फाइब्रिनोजन का काम है क्लोटिंग में। अब क्या कहते हैं? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर अगर हटा देते हैं तो उसको हम सीरम बोलते हैं। तो मोनोसाइट के साथ साथ कौन सी सेल होती हैं जो फाइगोसिटिक होती हैं? तो फाइगोसिटिक सेल में आ जाती हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो होती हैं फाइगोसिटिक होती हैं। यूसिनोफिल जो होती हैं एसोसिएटेड होती हैं किस तरीके के रिएक्शन के लिए? तो यूसिनोफिल के लिए आती हैं एलर्जिक, तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। कौन सा आयन क्लोटिंग में हेल्प करता है? तो आ जाएगा कैल्शियम आयन हो जाता है। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस ईसीजी में किस पार्ट को काउंट करके? तो काउंट करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कर लें? काउंट कर लें तो हमारी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ हार्ट बीट पता चल जाएगी। यहाँ पे हमको डायग्राम में पता करना है ये कौन सी होती? पी वेव होती है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। ठीक है, ये क्या होती है? टी हो जाती है, फिर क्या हो जाएगी? पी से फिर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से पी वेव क्या कहती है? जो पी वेव है ये बतलाती है आर्टरियल डिपोलराइजेशन, आर्टरियल डीपोलराइजेशन को बतलाती है। ये क्या बताती है? आर्टरियल डिपोलराइजेशन को। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिपोलराइजेशन को बतलाती है।
ठीक है। और जो टी वेव होती क्या बताती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन फिर चालू हो जाती है PQRST, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाता है, डायस्टोल होता है। ये कौन है हमारा, अट्रियल, इसको बोलते हैं अट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा इसके नाम हो गए, सारे काम हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द वेस्कुलर कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में जो कनेक्शन पाया जाता है उसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है वो फ्रॉग में पाया जाता है। जो रीनल पोर्टल जो सिस्टम है वो किस में पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, और फ्रॉग में हेपेटिक भी पाया जाता है। फ्रॉग में रीनल और हेपेटिक दोनों पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमन में केवल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, गिवन बिलो आर द एबनॉर्मल कंडीशन रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन। डिसऑर्डर का नाम बताना। एक्यूट चेस्ट पेन है ड्यू टू फेल्योर ऑफ O2 सप्लाई टू हार्ट मसल्स, इसका नाम होता है एंजाइना। तो एक्यूट चेस्ट पेन है तो क्या होगा, एंजाइना होगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, ठीक है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है मतलब क्या होगा, 120/80 mmHg अगर है, ठीक है, mmHg, इससे अगर ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं हाई BP, यानी कि हाइपरटेंशन होता है। ये क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, यानी BP बढ़ गया। अब क्या कहते हैं, विच कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, किस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में आर्टरी का ल्यूमेन क्या होता है, नैरो हो जाता है, उस डिजीज़ का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। इसमें किसका डिपोजिशन होगा, इसमें डिपोजिशन किसका होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम का होगा, फैट का होता है, कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन होने लगता है, एंड फाइब्रस टिश्यू, और फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होगा, एंड फाइब्रस टिश्यू, इनका डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाता है। इस बीमारी का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या एक तरीके की कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है। हमको क्या बताना, परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर क्या होते हैं, एक इम्पल्स कंडक्टिंग फाइबर होते हैं। परकिंजे फाइबर क्या हैं, परकिंजे फाइबर क्या इम्पल्स कंडक्टिंग फाइबर हैं, इम्पल्स कंडक्टिंग फाइबर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इम्पल्स को AV नोड से वेंट्रिकल की वाल तक लेके जाते हैं। इनका काम क्या है, AV नोड से यानी कि वॉल ऑफ वेंट्रिकल तक, वॉल ऑफ वेंट्रिकल तक जो लेके जाते हैं वो कौन लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, वो इम्पल्स को लेके जाते हैं। तो परकिंजे फाइबर क्या होते हैं, कंडक्टिंग फाइबर होते हैं जो इम्पल्स को AV नोड से यानी कि वेंट्रिकल की वाल तक ले जाने का काम करते हैं। बंडल ऑफ हिज क्या होती है, बंडल ऑफ हिज जो होता है क्या होता है, मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर होता है। बंडल ऑफ हिज क्या है, मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर है, जो कहाँ से निकलता, ओरिजिनेटेड फ्रॉम AV नोड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम AV नोड, बंडल ऑफ AV नोड से ही निकलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है, क्लॉटिंग में। ये इनएक्टिव होता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ग्लोबुलिन जो है ये क्या होती है, ये इम्यूनिटी में यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या होती हैं, ये फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, फैगोसिटिक सेल होती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, लिम्फोसाइट जो होती हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स से संबंध रखती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स से संबंध रखती हैं। अब क्या कहता है, एरिथ्रोप्लास्टोरिस फेटालिस की फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो है फादर, ठीक, सॉरी क्या कहते हैं, हस्बैंड जो है, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ ठीक, अगर फादर जो है RH पॉजिटिव है और मदर है वो क्या है, RH निगेटिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोरिस फेटालिस होती है।
एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ सिचुएशन इन विच ब्लड डज नॉट कोगुलेट। किस सीक्वेंस में ब्लड नहीं कोगुलेट होता है? जब क्या होता है, कब ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या किस कंडीशन में हो जाएगा कि ह्यूज ब्लड लॉस, ब्लड एक्सिबिट कोगुलेशन क्लॉटिंग रिस्पॉन्स टू इंजरी या ट्रॉमा। कोगुलेशन क्या करता है कि बॉडी से ज़्यादा ब्लड न लॉस हो पाए। अगर इन द अब्सेंस ऑफ देयर कुड, अगर ये कोगुलेशन यानी कुल मिला के बोल सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, इन द अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर अगर एब्सेंट हैं तो कोगुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस द टाइम गैप इन पासेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम साइनोटियल नोड टू वेंट्रिकल। तो कितना टाइम गैप लगता है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो जो टाइम गैप लगता है वो क्या होगा हमारा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम गैप इन द पासेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम साइनोटियल नोड टू वेंट्रिकल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वेंट्रिकुलर प्रेशर घटेगा। क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर घटता है। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर घटता है तो सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाती हैं, सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। अब जब सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज हो जाती हैं तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड का वेंट्रिकल से दोबारा बैक फ्लो को रोक देते हैं। तो क्या करेगा, प्रिवेंट बैक फ्लो वेंट्रिकल टू अट्रिया, वेंट्रिकल से प्रिवेंट बैक फ्लो वेंट्रिकल फ्रॉम वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से क्या करेगा, बैक फ्लो को रोक देता है। आप क्या कहते हैं, जो ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अगर है, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये जो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बताता है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है। अब क्या कहते हैं, अगर क्यू और आर अगर बड़ा है, ठीक है, क्यू एंड आर अगर क्या है, लार्जर है, तो इंडिकेट करता क्या, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। या अगर क्यू और आर अगर बड़ा है तो उसको क्या हुआ है, हार्ट अटैक हुआ, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अगर एसटी सेगमेंट अगर बढ़ा हुआ है, एसटी सेगमेंट अगर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, अगर एसटी सेगमेंट क्या है, एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। तब क्या होगा, एक्यूट हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होगा, एक्यूट होगा उस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में हार्ट मसल्स को सफिशिएंट साइकिल नहीं मिलती। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो टाइम होता है, इसका जो टाइम होता है कितना होता है, 0.12 सेकेंड होता है। ये किसने में, नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो टाइम होता है वो 0.12 सेकेंड का होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगर अपना नेक्स्ट चैप्टर एक्सक्रीशन। तो हमारा जो अब चैप्टर अगला जो नेक्स्ट है वो कौन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसमें हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है फॉलोइंग सब्सटेंस आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल। तो इनमें से हमको सेलेक्ट करना है सबसे कम टॉक्सिक कौन है। सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, और मोर टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। अमोनिया क्या है, ये मोर टॉक्सिक है। इसको क्या चाहिए, लार्ज पानी चाहिए, लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर, लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर चाहिए, ठीक है। जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है। अगला क्वेश्चन, ब्लड के फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है। ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो मेलपिगियन बॉडी में होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो मेलपिगियन बॉडी में होता है। मेलपिगियन बॉडी को बोलते हैं रीनल कार्पसल्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रीनल कार्पसल्स, रीनल कार्पसल्स भी बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है बोमेन कैप्सूल। एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है बोमेन कैप्सूल होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से हमको सही कथन की तलाश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको करेक्ट देखना है। तो क्या बोला, एडीएस क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करने के। तो ये क्या करता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकाला गया। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकाला गया तो क्या करेगा, री एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा टिब्यूल के पार्ट पे, इस वजह से डायूरेसिस को रोक देता है, ठीक है। और ये रेगुलेट कैसे करता है, अब ये जो रेगुलेट करेगा वो इसको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलने से रोक देता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है।
ओके, तो यहाँ से जो है नहीं 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 प्रिवेंट नहीं करता, यहाँ से शायद इनकरेक्ट पूछना चाह रहा था, बाकी तो सब सही लग रहा है। एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सही बात। एनएफ क्या करता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक। एनएफ क्या करेगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। रेनिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। रेनिन जो है वैसोडाइलेशन नहीं करता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो गलत बात। एनएफ सोडियम को बढ़ाता है, नहीं घटा देता। एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता, नहीं 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 नहीं, नहीं। एल्डोस्टेरोन नहीं करता, ठीक। तो आंसर किसका पहले ही चला गया, सही है। तो क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलने नहीं देगा, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, ये लेटर पार्ट में फैसिलिटेट करता, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे करेक्ट पूछा है ना, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, प्रिवेंट नहीं करता, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा, है ना। तो एनएफ क्या करेगा, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एनएफ जो है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ से शायद इनकरेक्ट पूछना चाह रहा था, ठीक। रेनिन क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करता है, तो रेनिन जो वैसोडाइलेशन करवाएगा। एनएफ रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है। तो आंसर शायद यहाँ पे जो है इनकरेक्ट होना चाहिए, ये क्या है, इनकरेक्ट होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। तो इनकरेक्ट अगर बोलेगा तो पहला होगा, क्योंकि प्रिवेंट नहीं करता है, ये फैसिलिटेट करता, कन्वर्ट करवाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम अवर बॉडी बाय लंग्स, हमारे लंग्स से कौन कौन रिमूव होता है, CO2 और वाटर दोनों रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ह्यूमन यूरिन का जो pH होता है कितना होता है, 6.5 होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड एनिमल्स आर गिवन बिलो, हमको उनको करेक्ट मैच करना है। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया किसके पास होती हैं, प्रोटो जो नेफ्रीडिया होती हैं वो पाई जाती हैं फ्लैट वर्म के पास, ये फ्लैट वर्म हो गया, तो ए का चौथा ऑप्शन हो गया। नेफ्रीडिया जो है ये अर्थवर्म के पास पाई जाती हैं, तो बी का क्या हो गया, तीसरा हो गया। मेलपिगियन टिब्यूल जो हैं वो कॉकरोच के पास पाई गई, तो सी का दूसरा हो गया। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड जो हैं ये प्राउन के पास पाई गई, तो 4 3 2 1, तो इसका आंसर क्या चला गया, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो बर्ड और लैंड स्नेल क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं। बर्ड और लैंड स्नेल क्या हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक, ये तो सही बात है, ठीक है। मैमल एंड फ्रॉग जो होते हैं ये यूरियोटेलिक होते हैं, सही बात है। एक्वेटिक एम्फीबिया और एक्वेटिक इंसेक्टा जो होते हैं अमोनोटेलिक होते हैं। यहाँ पे लिखा है बर्ड और रेप्टाइल यूरियोटेलिक है, यूरियो नहीं होता है, यूरिको होता है, तो ऑप्शन क्या चला गया, डी ऑप्शन चला गया। अब क्या करना है, हमको रॉन्ग पहचानना है। यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड बर्ड होते हैं, सही बात। यूरियोटेलिक इंसेक्ट होते हैं, नहीं, इंसेक्ट क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। इंसेक्ट क्या हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो अमोनोटेलिक टैडपोल होता है, यूरियोटेलिक एलिफेंट है, तो इसका आंसर क्या चला गया, बी ऑप्शन। इंसेक्ट जो है यूरियोटेलिक नहीं होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमको इनकरेक्ट देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको इनकरेक्ट मैच करना है। तो क्या बोला है, मेडुलरी जोन किडनी का जो है डिवाइडेड होता है फ्यू कोनिकल मासेज में, जिनको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, वो कलाइसिस से प्रोजेक्टिंग होते हैं, सही बात है। किडनी के इनसाइड जो कॉर्टिकल रीजन का जो किडनी का अंदर पार्ट है वो एक्सटेंड करता है मेडुलरी पिरामिड के बीच में, जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको रीनल पेल्विस नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलमा बर्दीनी बोलते हैं, कॉलमा बर्दीनी, कॉलमा बर्दीनी बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल के मिल के रीनल कार्पसल्स बनाता, सही है। रीनल कार्पसल्स, प्रॉक्सिमल कन्वेलेटेड ट्यूब्यूल, DCT, ये सब क्या नेफ्रॉन के जो रीजन होते हैं कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा बी। ये क्वेश्चन ऐसा नीट में दे सकता है इस बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो कंडीशन ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया, अगर ब्लड में अगर यूरिया आ जाती है तो उसको बोलते हैं यूरीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हम वैसोप्रेसिन को बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने, 70 से 80%, तो ए का क्या हो गया, थर्ड हो गया। DCT यानी डिजिटल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये क्या करेगा, डिजिटल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये क्या करता है, हमारा मेंटेनेंस करेगा मेडुला रीजन में कंसंट्रेशन को, तो बी का फिफ्थ आ जाएगा, बी का फिफ्थ नहीं आएगा। बी का क्या होगा यहाँ पे कि DCT क्या करता है, आयोनिक बैलेंस करता है। DCT जो है क्या करेगा, आयोनिक बैलेंस करता है, तो बी का क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। हेनले लूप क्या करता है, यूरिन को कंसंट्रेट करती है। हेनले लूप क्या करेगा, यूरिन को कंसंट्रेट करती है, नहीं। मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला, ठीक है। तो हेनले लूप क्या करता है, ये कंसंट्रेशन है कि यूरिन को बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, तो सी का क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। हेनले लूप क्या करती है,
कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बनाती है, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करती है? काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये करती है मेडुला रीजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना। तो डी का 5 हो गया। और रीनल कार्पसल्स क्या करेगा? रीनल जो कार्पसल्स होता है ये क्या करता है? ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल के साथ मिलकर के ब्लड को फिल्ट्रेशन कराता है। तो रीनल कार्पसल्स में फिल्ट्रेशन होगा। तो ई का 5 हुआ, जी का दूसरा। तो 3 4 1 5 2 इसका सेकंड हो गया। ये क्वेश्चन दे सकता है मैचिंग में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द एबनॉर्मल कंडीशन आपको दी गई हैं, उसको करेक्ट मैच करना है। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? अगर ग्लूकोज जो है यूरिन में आ जाए तो ए का क्या होगा? चौथा हो गया। रीनल कैलकुलाई जो होती हैं, रीनल कैलकुलाई क्या होती हैं कि अगर किडनी में कोई क्रिस्टलाइज मास अगर सॉल्ट का है तो उसको बोलते हैं रीनल कैलकुलाई। तो इसका बी का क्या हो गया? तीसरा ऑप्शन हो गया। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होती है? अगर ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। गाउट क्या होता है? अगर जॉइंट में यूरिक एसिड का अगर एक्युमुलेशन हो जाएगा तो उसको आप गाउट बोलते हैं। तो 4 3 2 1 तो ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हमें क्या करना है? कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? उस मैकेनिज्म का क्या नाम हो सकता है? उस मैकेनिज्म को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो हेनले लूपर वासरेक्टर के द्वारा बनाई जाती है। एक डायलाइजिंग यूनिट है जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इसके पास में फ्लूइड होता है जिसका कंपोजिशन प्लाज्मा के सेम होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं होती। वो क्या नहीं होगा? यूरिया नहीं होती उसके पास। तो उसके पास क्या नहीं होती है? कोई यूरिया नहीं होती। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला जो चैप्टर है वो कौन है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है? हमको करेक्ट ऑप्शन मैच कराना है। तो क्या बोला है? फास्ट मसल फाइबर। तो जो तुम्हारे फास्ट मसल फाइबर होते हैं उनके पास में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो उनके पास क्या होगा? लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होता है, ए का सेकेंड। जो स्लो मसल फाइबर होते हैं उनके पास में मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो बी का क्या होगा? फर्स्ट होगा। एक्टिन फिलामेंट के पास में क्या होता है? आई बैंड होता है। तो सी का 4 हो गया। सार्कोमेर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है। तो डी का थर्ड हो गया। तो डी का थर्ड देखना, डी का थर्ड। ए का क्या है? 2 है, तो ए का 2 हो गया। सी का क्या है? 4, सी का 4। तो आंसर क्या हो गया हमारा? थर्ड ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, जो रिब्स होती हैं किससे अटैच्ड होती हैं? जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस और एक्सिस? एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवट जॉइंट बोला जाता है। एटलस जो होती है ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये सर्वाइकल फर्स्ट है ना। ये एक्सिस क्या होती है? सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। एटीपीएज जो है मसल्स की वो कहाँ पे पाई जाती है? एटीपीएज जो है वो मसल्स के कहाँ पे पाई जाती है? एटीपीएज जो होती है वो मायोसिन के पास पाई जाती है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है वर्टिब्रल कॉलम में? तो वो पाई जाती है मैमल में। मैमल के वर्टिब्रल कॉलम में इनवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती हैं। हमको करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है वर्टिब्रल का। तो सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल के बाद में क्या होगा? थोरेसिक होती हैं, फिर लंबर, सेक्रल, कॉक्सियल। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रम 1 फ्यूज्ड होती, कॉक्सियल 1 फ्यूज्ड होती है। टोटल 26 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से हमको इनकरेक्ट देखना है। तो हिंज जॉइंट जो होता है वो ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडर के बीच में होगा। हिंज जॉइंट है वो ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडर के बीच में नहीं होता। ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडर के बीच में जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये गलत है। पाइवट जॉइंट एटलस एक्सिस के बीच में होता है। गिल्डिंग जॉइंट कार्पल के बीच में होता है। सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में होता है। तो ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट चला गया। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। माइक्रोफेज और ल्यूकोसाइट होती हैं। माइक्रोफेज और ल्यूकोसाइट किस तरीके का मूवमेंट शो करती हैं? तो वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसऑर्डर ऑफ बोन? इनमें से कौन जो है वो बोन का डिसऑर्डर नहीं है? तो ये आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स होता है, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस से बोन का डिसऑर्डर नहीं है। ये हमारी ब्लड वेसल्स का डिसऑर्डर है। डिपोजिशन हो जाता है एट्रिया में, जिसकी वजह से एट्रिया की ल्यूमेन होता है नेरो हो जाता है। तो आंसर इसका डी चला गया। हमें इसमें से इनकरेक्ट की तलाश करनी है। हार्ट मसल स्ट्रेटेड होती, इनवॉल्यूंटरी होती, सही बात है। हाथ की मसल्स और लेग्स की मसल्स स्ट्रेटेड होती, वॉल्यूंटरी होती हैं। मसल्स जो होती हैं एलिमेंट्री कैनाल के इनर साइड में जो लाई करती हैं वो कैसी होती? स्ट्रेटेड होती हैं, स्ट्रेटेड नहीं होती हैं। वो क्या होती हैं? नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। इनवॉल्यूंटरी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। मसल्स जो होती हैं ये पाई जाती है, मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर अनस्ट्रेटेड।
एंड इनवॉलेंट्री, यानी जो ट्यूब्यूल वगैरह में पाई जाती हैं वो वॉलेंट्री यानी इनवॉलेंट्री होती हैं, अनस्टेटेड होती हैं। तो आंसर तो हमारा सेकंड चला गया, इसका आंसर इनकरेक्ट पूछा था। अगला क्वेश्चन, इनमें से हमको सही की तलाश करनी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल। ठीक है, तो ह्यूमरस का हेड जो होता है वो एसिटाबुलम ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल के साथ में ऑसिलेट करता है, नहीं ये करेगा एक्रोमिया, इसका एसिटाबुलम के साथ नहीं करता, पेक्टोरल ग्रिडल का। हेड ऑफ ह्यूमरस जो है आर्टिकुलेट करेगा ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल। हेड ऑफ जो ह्यूमरस होता है ग्लिनोइड कैविटी के पेक्टोरल ग्रिडल की ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है, ये सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी मसल जो स्ट्रिएशन रखती हैं, इलवेंट्री रखती है, मतलब क्या होती हैं, कार्डियक होती हैं। कार्डियक है मतलब हार्ट की मसल्स में पाई जाएंगी, बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, स्टर्नम जो है कैसी बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, तो ए का फोर्थ ऑप्शन। ग्लिनोइड कैविटी जो होती है, ग्लिनोइड कैविटी पेक्टोरल ग्रिडल में पाई जाती है, तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। फ्री मोबाइल जॉइंट कौन है, साइनोवियल जॉइंट है, तो सी का क्या हो गया, फर्स्ट। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वर्टिब्री के बीच में पाई जाती है, तो डी का क्या हो जाएगा, 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कौन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, केमिकल विच आर रिलीज्ड एट अ सिनेप्टिक जंक्शन, जो सिनेप्टिक जंक्शन पे जो केमिकल रिलीज किए जाते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग आयन। तो किन आयनों की वजह से जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, निगेटिव होता है, तो 2 ही आयन होते हैं, सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम जो पंप होती है वही हमारा कारण बनती है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये कैसी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती है सोडियम पोटेशियम पंप। तो नेगेटिवली जो चार्ज होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के ऊपर वो किसकी वजह से आता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की वजह से। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है इसको कौन मेंटेन करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं आयन पंप। ठीक है, तो क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ अवर विसरल आर्गन इज कंट्रोल बाय, हमारे विसरल आर्गन के जो फंक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। विच आर द फॉलोइंग जो नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्शन, कौन जो है इनमें नी जर्क रिफ्लेक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो कौन इसमें नी जर्क रिफ्लेक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मसल्स स्पेंडल, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स ये सब इन्वॉल्वमेंट होते हैं, लेकिन ब्रेन नहीं होता इन्वॉल्वमेंट नी जर्क मूवमेंट में। द एरिया इन द ब्रेन विच एसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ में कौन सा एरिया जो होता है एसोसिएटेड होता है, तो इमोशन आ गया तो हमारा लिम्बिक सिस्टम आ जाएगा। तो लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, ये इसको याद कर सकते हैं सेम से, है ना, तो सेम में क्या आ जाएगा हमारे पास, लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये सेम करता है, यानी सेम एस पार हो गया हमारा क्या, सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, ये सेक्सुअल बिहेवियर करेगा, ई से इमोशन हो गया, है ना, और एम से हो गया मोटिवेशन। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है, लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार है। रोडोप्सिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, रोडोप्सिन में विटामिन ए होता है। ह्यूमन आई बॉल जो के पास में 3 लेयर पाई जाती हैं जो किसको इंक्लूज करती हैं, वो इंक्लूज करती हैं लेंस को, एक्वस ह्यूमर को, विट्रस ह्यूमर को। हालांकि सिलेबस में है नहीं लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, तो एक बार देख लेते हैं, हो सकता दे दें, कुछ कह नहीं सकते। तो वैक्स सिक्रेटिंग जो ग्लैंड होती हैं हमारे ईयर कैनाल में, जो वैक्स सिक्रेटिंग जो ग्लैंड होती है हमारे ईयर कैनाल में वो कौन होती हैं, उनको बोलते हैं क्रीमिनियस ग्लैंड। क्रीमिनियस ग्लैंड बोले, इसी का नाम होता है सेबेशियस ग्लैंड, इसी को बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, आंसर इसका डी चला गया। पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, हमारे जो इंटरनल ईयर का जो पार्ट है जो हियरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो हमारा हियरिंग के लिए कॉक्लिया है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है किस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होती है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है किस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होती है, तो आंसर बता देंगे कॉक्लिया पे। तो कॉक्लिया पे जो है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इनको हमको अरेंज करना है, इनको हमको क्या करना है, अरेंज करना है, कैसे ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है, डेंड्राइड आता है। ठीक, तो सबसे पहले डेंड्राइड होगा, डेंड्राइड से कहाँ जाता है, सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सॉन पे जाता है, एक्सॉन के बाद में कहाँ चला जाता है हमारा नर्व इम्पल्स, एक्सॉन के बाद में एक्सॉन टर्मिनल से कहाँ चला जाता है, सिनेप्टिक नोड में। इस सीक्वेंस में जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मोमेंट होगा। तो सबसे पहले डेंड्राइड से सेल बॉडी से एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर एक्सॉन टर्मिनल से हमारा कहाँ चला जाएगा, सिनेप्टिक नोड। ठीक, इस तरीके से इसका क्या होगा, ट्रांसमिशन होता है, ऐसा इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इधर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक मैचिंग दिया गया, मैचिंग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो मैचिंग दी गई वो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल। जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो क्या है,
जो रेस्टिंग पोटेंशियल वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है जो रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन पे डेवलप होता है। तो ए का क्या हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन हो गया। नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स क्या होती है, वेव लाइक रिस्पॉन्स देती है। नर्व इम्पल्स जो है एक इलेक्ट्रिकल वेव लाइक रिस्पॉन्स होता है न्यूरॉन का स्टिमुलेशन की वजह से। तो बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है एक गैप होती है जो सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में पाई जाती है। तो सी का क्या हो गया, दूसरा हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कैसे केमिकल होते हैं जो सिनेप्स के ऊपर इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो डी का हो गया फर्स्ट, ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ दिया गया है यहाँ पे हमको, कुछ दिखाए गए हैं। इसमें क्या है, हमारा जो क्या कहते हैं न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम किस में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। अब ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है फोर ब्रेन, ठीक है, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमको एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन को मैच कराना है। तो पीनियल ग्लैंड से कौन हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन। तो ए का क्या हो गया, सेकेंड। थायराइड से कौन निकलता है, टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ओवरी से कौन निकलता है, एस्ट्रोजन। तो सी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। और एड्रीनल मेडुला से एपिनेफ्रिन निकलता है। तो डी का क्या हो गया, फर्स्ट। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 चौथा ऑप्शन दिया है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो एंटेरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलता है। तो ग्रोथ हार्मोन निकलता, एफएसएच निकलता, एसीटीएस निकलता, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता। ऑक्सीटोसिन कौन निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन कौन निकालेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैरी इज अबाउट फेस टू इंटरव्यू। मैरी जो है अपने इंटरव्यू में फेस कर रही है, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट इंटरव्यू से पहले के 5 मिनट में वो एक्सपीरियंस करती है कि उसको स्वेटिंग हो रही है, उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है। इस दौरान में कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है कि उसको रेस्टलेसनेस बना रहा होगा। तो एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन ये कौन होते हैं, इनको मिला के बोलते हैं कैटिकोलामाइंस। कैटिकोलामाइंस इनको बोलते हैं हम, कैटिकोलामाइंस बोलते हैं, जो एड्रीनल मेडुला से निकलते हैं। जो कौन है, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन ये हमारे होते हैं कौन, कैटिकोलामाइंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेरॉइडल रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इसमें स्टेरॉइडल जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए जिम्मेदार है। तो आ जाता है हमारा एल्डोस्टेरॉन। थाइमोसिन किसके लिए जिम्मेदार होता है, थाइमोसिन जो है ये टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंशिएशन के लिए जिम्मेदार होता है। थाइमोसिन जो है ये टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंशिएशन के लिए जिम्मेदार है। तो जो एक्शन, जो प्रोटीन हार्मोन का जो एक्शन होता है उसकी मैकेनिज्म वो क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाता है। तो सेकेंडरी मैसेंजर कौन होते हैं, साइक्लिक एएमपी होते हैं, ठीक है। साइक्लिक एएमपी क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोटीनेसिस हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी वगैरह हो गया। लेडी सेल जो होती हैं एक ग्रुप ऑफ हार्मोन को निकालती हैं, उस ग्रुप ऑफ हार्मोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। जो मेन एंड्रोजन है कौन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करती है एक हार्मोन को, उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन को बोलते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करती है। कॉर्टिसोल किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, कॉर्टिसोल एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। वो भी एड्रीनल कौन, कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रीट किया जाएगा। एक हार्मोन है जो हमारी नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल के लिए जिम्मेदार है, उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, है ना। डाईयूरिनल रिदम मेंटेन करता है, ठीक है। हार्मोन, एक हार्मोन को केमिकल सिग्नल बोलते हैं, जो क्या होते हैं कि स्पेसिफिक टारगेट पे टिश्यू पे काम करते हैं। इनका जो एक्शन होता है डिपेंड करता है उन पे, उस रिसेप्टिव टारगेट आर्गन पे पाए जाने वाले रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट लोकेशन बताना है कि प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं। प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, है ना। और न्यूक्लियस में किसके पाए जाते हैं, वो स्टेरॉइड यानी लिपिड के पाए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करता है, एपिनेफ्रिन करता है हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो ए का फोर्थ हो गया। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन करता क्या है, स्टिमुलेट मसल्स ग्रोथ,
नहीं। ये देख लेते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिव फैक्टर क्या करता है, बीपी घटाता है, तो डी का 2 हो गया। ग्लाइकोजन क्या करेगा, ग्लाइकोजन क्या करता है, जो ब्रेकडाउन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन कंटेंट को तोड़ने का काम करता है, सही है, तो सी का क्या हो गया, तीसरा हो गया। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, मसल्स ग्रोथ की स्टिमुलेट करता है, तो बी का पहला, तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन इन मैमल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल इन कैल्शियम बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ से बोलना चाह रहा है मैमल में कौन सा आर्गन जो है जो इसमें क्या करेगा, क्या कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम बैलेंस में हेल्प नहीं करता, तो विटामिन डी करता है, पैराथायराइड करता है, इसको आप पीटीएस के नाम से भी जानते हैं, और थायरोकैल्सिटोनिन भी करता है, लेकिन थाइमोसिन नहीं करता, तो आंसर क्या चला गया, डी। तो ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है इस बार, नीट 26 में देने की संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन इन मैमल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेडुलरी रीजन। कौन सेंट्रल मेडुलरी रीजन नहीं रखता है, जो कॉर्टिकल रीजन से सराउंडेड ना हो। तो किसके पास क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स मेडुला नहीं होता, तो ओवरी के पास होता है कॉर्टेक्स मेडुला, इसके पास एड्रिनल के पास भी कॉर्टेक्स मेडुला होता है, किडनी के पास भी कॉर्टेक्स मेडुला होता है, लेकिन लीवर के पास में कॉर्टिकल रीजन या मेडुलरी रीजन नहीं पाए जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, स्टेटमेंट में दे सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक्ड विद डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी से नहीं होती। तो क्रिटिनिज्म डिफिशियंसी से होता, सिंपल गोइटर डिफिशियंसी से होता, मेक्सोडिमा डिफिशियंसी से होता, लेकिन एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो है वो एफिशिएंसी से होता। मतलब कैसा है, ये हाइपर थायरॉइडिज्म का केस, हाइपर थायरॉइडिज्म, ये हाइपर थायरॉइडिज्म का केस होता है ना। मेक्सोडिमा वगैरह जो है थायराइड डिफिशियंसी से होती हैं, ये सारी जो हैं ये हाइपो हैं, ये हाइपोथायरॉइडिज्म है, ये हाइपोथायरॉइडिज्म का केस है। लेकिन एक्सोथर्मिक गोइटर जो है ये हाइपर थायरॉइडिज्म का केस होता है। क्या बोला, देयर आर द मैनी इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, नेम द ग्लैंड आर एब्सेंट इन फीमेल। मेल में कौन एब्सेंट होती हैं, मेल में ओवरी, यानी कि फीमेल में, ठीक है। तो मेल में क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक, टेस्टिस पाए जाते हैं, और फीमेल में क्या पाए जाते हैं, ओवरी पाई जाती हैं। इसमें एब्सेंट की बात किया है, तो मेल में ओवरी नहीं होंगे और फीमेल में क्या कहते हैं, टेस्टिस नहीं होंगे। दो एड्रीनोकॉर्टिकल लेयर जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना फेसिकुलरिस जो है ये हमारा क्या होती है, एक दूसरे को कवर करती है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये क्या होती है, ये आउटर है, ठीक है, और जोना जो रेटिकुलरिस होती है वो इनर लेयर होती है, ठीक है, ये इनर लेयर होती है। एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब एरिथ्रोपोइसिस को कौन सा हार्मोन निकलता है, तो जेजी सेल से निकलता है कौन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन। ये जो है एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है। ये हार्मोन जो है हमारी जेजी सेल निकालती है, किडनी में पाई जाती है। नेम ओनली वन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से निकलने वाला जो हार्मोन है उसका नाम होता है एमएसएच। एमएसएच क्यों बोलते हैं शॉर्ट में, फुल फॉर्म इसका क्या है, मेलानिन, इसका नाम क्या होगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम हो जाएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है जो कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करती है। तो कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करने वाली जो ग्लैंड है उसका नाम क्या होता है, हमारी उस ग्लैंड का नाम होता है थायराइड ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन, ठीक, ये हमारी थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, ठीक। तो किस तरीके से उस हार्मोन का नाम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन एंड मेंशन द रोल प्ले विच दिस हार्मोन। तो इसके साथ में कौन खेलेगा, तो खेलता है पीटीएस, पैराथायराइड हार्मोन। तो क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है थाइमोसिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलती है, थाइमोसिन जिम्मेदार है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंड मैसेंजर इन मैकेनिज्म प्रोटीन हार्मोन एक्शन। सेकेंड मैसेंजर का काम क्या होता है, सेकेंड मैसेंजर क्या करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखना ट्रू फॉल्स देखना है, क्या ये जो जीआईटी है, ठीक है, क्या दिया है, जीआईटी, किडनी और हार्ट ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये ट्रू है। पार्स डिस्टाइलिस जो है वो 6 तरीके के ट्रॉपिकल हार्मोन निकालती है, पार्स डिस्टाइलिस जो 6 तरीके के ट्रॉपिकल हार्मोन निकालती है, ट्रू है। बी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती, फॉल्स है। यहीं पे अगर हमारी टी लिम्फोसाइट होती तो सही हो जाती, बी लिम्फोसाइट हीमोरल देती, सेल नहीं देती। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। जो इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस काज करते हैं, है ना। इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस काज करते हैं, सही बात है, ठीक है। ये भी ट्रू हमारा ऑप्शन, तो एक गलत है बाकी सब सही है। अब क्या कह रहा है हमको,
यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा ही यूरिन पास कर रहा है, बीपी लो है। तो डॉक्टर ने चेक किया पेशेंट का, तो पेशेंट का पाया गया ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड इंसुलिन लेवल क्या है, जो है उसका नॉर्मल थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इन्होंने कंडीशन को डायबिटीज़ किया, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तब बात आती है डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार होता है एडीएच। एडीएच होता है, एडीएच क्या है, वैसोप्रेशन है, वैसोप्रेशन होता है, जो हमारी हाइपोथैलेमस बनाया जाता है। और रिलीज कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। अब इसमें देखना यहाँ पे जो अंडरलाइन टर्म है इनको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इंसुलिन कैसा होता है, स्टेरॉइड हार्मोन होता है, नहीं, स्टेरॉइड ये हमारा स्टेरॉइड नहीं होता, ये कैसा होता है, इंसुलिन पेप्टाइड नेचर का होता है। टीएसएच जो है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, नहीं, टीएसएच जो होता है ये पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट किया जाता है। पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी, पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी पिट्यूटरी के पार्स डिस्टैलिस रीजन से सिक्रेट किया जाता है। टेट्राआइडोथायरोन जो है इमरजेंसी हार्मोन है। तो इमरजेंसी जो हार्मोन है कौन है, इमरजेंसी जो हार्मोन होते हैं कौन होते हैं, एड्रीनलिन होते हैं, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन जो है इमरजेंसी हार्मोन है। अब क्या कहते हैं, किडनी के इंटीरियर पार्ट में कौन ग्लैंड पाई जाती है, किडनी के इंटीरियर पार्ट में कौन ग्लैंड पाई जाती है, तो पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है किडनी के इंटीरियर पार्ट में। और ये हम देख लेते हैं, इनमें से रीअरेंज करना है, ठीक है, कौन किसका क्या डेरिवेटिव है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो पेप्टाइड डेरिवेटिव है, तो ए का क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। एपिनेफ्रिन जो है ये क्या है, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये हम प्रोजेस्टेरॉन जो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो स्टेरॉइडल है, तो सी का क्या हो गया, दूसरा। ग्रोथ हार्मोन क्या है, प्रोटीन होता है, तो डी का क्या हो गया, डी का हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, सी का सेकंड था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने जो है मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास ह्यूमन फिजियोलॉजी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में।